Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know that we are doing chapters from class 6 new NCERT for social science. So we are just starting chapter number 7 India's cultural roots. Okay. So अभी तक हमने थीम A के तीनों चैप्टर देख लिए हैं. थीम B का 4th और 5th चैप्टर हमने कर लिया है. 6th अभी हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी एग्जाम में थीम C का ये 7th चैप्टर आ रहा है बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में, तो अभी हम ये देखेंगे. ठीक है. तो चलिए चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं. लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने सभी वीडियोस नहीं देखी हैं तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट. ओके. चलिए अब चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं. इंडियाज कल्चरल रूट. इंडिया की जो संस्कृति है कितनी पुरानी है, उसकी जड़ें कहाँ तक हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे. सबसे पहले यहाँ एक सुभाषित वाइस सेइंग दिया गया है. चलिए इसको रीड करते हैं. ये जो वाइस सेइंग है ये नॉलेज के ऊपर है कि नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है. तो चलिए पढ़ते हैं. दैट विच कैन नॉट बी स्टोलन. जिसको कोई चुरा ना सके. स्टोलन मतलब चुराना. जिसको कोई चुरा ना सके. दैट विच कैन नॉट बी कन्फिस्केटेड बाय रूलर्स. कन्फिस्केटेड मतलब होता है जब्त कर लेना, हड़प लेना. कोई भी राजा इसको छीन नहीं सकता, हड़प नहीं सकता. दैट विच इज नॉट अ बर्डन एज इट डज नॉट वे एनीथिंग. इसका कोई बर्डन नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसका कोई वेट ही नहीं है. दैट विच दो इट इज यूज्ड ओनली ग्रोज एवरी डे. ये ऐसी चीज है जिसको कितना भी यूज करो, रोज आप यूज करोगे फिर भी ये और ज्यादा बढ़ती जाएगी हर दिन. दैट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ऑल. ये जो धन है ये सबसे अमूल्य है, इसके जैसा कोई भी धन नहीं है. द वेल्थ ऑफ ट्रू नॉलेज. ये किस धन की बात हो रही है? ट्रू नॉलेज की, सच्चे ज्ञान की. सच्चा ज्ञान वो है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई राजा हड़प नहीं सकता, जिसका कोई बर्डन नहीं होता कि आपको ढोना पड़ेगा. इसको कितना भी यूज कर लो ये बढ़ता ही चला जाएगा और ये हर धन से बड़ा है. अगर आपके पास ज्ञान है, वो भी सच्चा ज्ञान, तो आप जीवन में बहुत आगे जा सकते हैं. ये इतनी प्यारी लाइनें हमें बताती हैं कि नॉलेज कितना जरूरी है. राइट. नेक्स्ट, यहाँ पर एक इमेज दी गई है जिसमें 3 मूर्तियां आप देख सकते हैं. जो पहली है वो ऋषि की है, हम्पी कर्नाटका से ली गई है. बुद्धा की जो ये मूर्ति आप देख रहे हैं सेकंड वाली, ये भूटान से ली गई है. और नेक्स्ट है महावीरा की, ये इमेज बिहार से ली गई है. ओके. इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आज चैप्टर में, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बिग क्वेश्चंस क्या क्या कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के थ्रू हम. व्हाट आर वेदास, व्हाट इज देयर मैसेज. वेदा क्या है और वेदा से हमें क्या मैसेज मिलता है. देन व्हाट न्यू स्कूल ऑफ थॉट्स इमर्ज्ड इन इंडिया इन फर्स्ट मिलेनियम बीसीई. व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल. स्कूल ऑफ थॉट का मतलब होता है कि एक विचारधारा. कौन सी विचारधारा जन्म लेती है फर्स्ट मिलेनियम बीसी के आसपास इंडिया में, वो जानेंगे. और उस विचारधारा के कोर प्रिंसिपल क्या थे, मतलब उद्देश्य सिद्धांत क्या थे, वो पढ़ेंगे. फिर देखेंगे व्हाट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन टू इंडियन कल्चर. इंडिया के कल्चर में फोक मतलब होता है किसी एक रीजन का कल्चर. ठीक है. और ट्राइबल होता है जनजातीय कल्चर. जनजाति क्या होती है सब हम आगे जानेंगे. इन लोगों ने इंडियन कल्चर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में जानेंगे. ये 3 बिग क्वेश्चंस आज के चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं. चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इंडियन कल्चर बाय एनी एस्टिमेट इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड. भारत की जो संस्कृति है, कल्चर है, वो हजारों साल पुरानी है. यहाँ पर हमारे कल्चर को एक पुराने वृक्ष के साथ, पेड़ के साथ कंपेयर किया गया है. कैसे देखते हैं. लाइक एनी एंशिएंट ट्री इट हैज मेनी रूट्स एंड मेनी ब्रांचेस. द रूट्स नर्चर अ कॉमन ट्रंक and from the trunk emerge many branches which are different manifestation of Indian culture yet united by a common trunk. तो यहाँ क्या कहा गया है, एक पुराने वृक्ष का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्री का. इसकी जो जड़ें होती हैं ये ट्रंक को सपोर्ट करती हैं. ये जो स्टेम वाला हिस्सा है पेड़ का, इसको सपोर्ट करती हैं ताकि ये और ज्यादा ग्रो हो सके. इतनी मजबूत जड़ें होने के कारण ये ट्रंक बहुत फलता फूलता है, बहुत ग्रो करता है और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस इमर्ज होती हैं. ब्रांचेस यानी डालियां, है ना. कितनी अलग अलग ब्रांचेस डेवलप हो रही हैं इस ट्रंक में. ऐसे ही इंडियन कल्चर की जड़ें इस ट्रंक को सहारा देती हैं और फिर इंडियन कल्चर इस तरीके से बहुत सारी शाखाओं में बढ़ जाता है, यानी अलग अलग कल्चरल फॉर्म में बढ़ जाता है. लेकिन इतने अलग अलग ब्रांचेस होने के बाद भी सारी ब्रांचेस किससे जुड़ी हुई हैं, एक ट्रंक से जुड़ी हुई हैं. इसका मतलब है कि हमारे कल्चर में कितनी भी विविधता है फिर भी हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं और एक भारत को रिप्रेजेंट करते हैं. हमारी सांस्कृतिक जड़ें बहुत ही पुरानी और बहुत ही मजबूत है.
जैसे कि कौन कौन सी शाखाएं हमारी कल्चर की। सम ऑफ दीज ब्रांचेस आर अबाउट आर्ट, लिटरेचर, साइंस, मेडिसिन, रिलीजन, द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, मार्शल आर्ट्स एंड सो ऑन। सो ये सारी हमारी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की ब्रांचेस हैं। जैसे कि आर्ट फॉर्म हो गए सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, ये एक ब्रांच हो गई। दूसरी ब्रांच हो गई लिटरेचर की, जिसमें अलग अलग तरीके के आप टेक्स्ट पढ़ेंगे। साइंस के फील्ड में बहुत सारी हम डेवलपमेंट्स देखते हैं, वो भी एक कल्चरल फॉर्म है। फिर मेडिसिन के फील्ड में रिलीजन देख लीजिए आप, धर्म के बारे में हमारे इंडिया में कितने सारे धर्म हैं। आर्ट ऑफ गवर्नेंस यानी कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, मार्शल आर्ट्स एंड सो ऑन। इतनी सारी ब्रांचेस होने के बाद भी हम सब इकट्ठा रहते हैं और एक भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ देयर आर ऑल्सो स्कूल ऑफ थॉट्स बाय विच वी मीन ग्रुप्स ऑफ थिंकर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स हु शेयर सिमिलर आइडियाज अबाउट ह्यूमन लाइफ, द वर्ल्ड एटसेट्रा। जो स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, एक ऐसी विचारधारा या ऐसे लोगों का ग्रुप जो सेम आइडियाज किसी भी ह्यूमन लाइफ के बारे में या इस दुनिया के बारे में उनकी सेम थॉट होती है, तो उसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ थॉट, कि ये व्यक्ति इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट में विश्वास रखता है। तो जो भी उस स्कूल ऑफ थॉट में विश्वास रखेगा मतलब उन सभी लोगों की सेम थॉट है। जैसे कि स्पिरिचुअल सीकर। स्पिरिचुअल सीकर क्या होता है? सीकर मतलब होता है समवन हु सीक्स द ट्रूथ ऑफ दिस वर्ल्ड। दिस वुड बी अ सेज, अ सेंट, अ योगी और फिलोसोफर एटसेट्रा। तो सीकर क्या होता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया के सच को जानना चाहता है। वो एक संत हो सकता है, साधु हो सकता है, योगी हो सकता है, फिलोसोफर हो सकता है। तो जो भी सच को जानना चाहता है उसे हम सीकर कहते हैं। यहाँ लिखा है स्पिरिचुअल सीकर। स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअल स्पिरिट से रिलेटेड है। स्पिरिट मतलब आत्मा, जिसे हम संस्कृत में आत्मा कहते हैं। सो स्पिरिचुअलिटी इज द सर्च फॉर अ डीपर और हायर डायमेंशन बियॉन्ड आवर करेंट पर्सनालिटी। आत्मा को अंदर से गहराई से जानना ही क्या कहलाता है? स्पिरिचुअल सीकिंग। अभी हमने देखा सीकिंग मतलब जानना। आत्मा को जानने की इच्छा रखने वाले लोगों को कहा जाता है स्पिरिचुअल सीकर्स। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा स्पिरिचुअल सीकर्स क्या होता है। यहाँ पर हम डीप में सोल की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। Many archaeologists and scholars have pointed out that some of India's cultural roots go all the way to the Indus or Harappan or Sindhu Saraswati civilization, which we will visit in chapter 6. So, archaeologists के अनुसार जो इंडिया का कल्चर है उसके रूट्स सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन तक हैं। सो इंडस और हड़प्पन या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन क्या है? ये नदियों के अराउंड डेवलप सभ्यता को कहा जाता है। इंडस नदी यानी सिंधु नदी के किनारे या सरस्वती नदी के किनारे जो मानव सभ्यता विकसित हुई सबसे शुरुआत में, उसको हम इन नदियों के नाम पर बोलते हैं। इस सिविलाइजेशन के बारे में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार जो इंडिया का कल्चर है उसके रूट्स सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन तक हैं। नाउ लेटर ऑन ओवर टाइम हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट्स इमर्ज्ड इन इंडिया। अभी हमने देखा स्कूल ऑफ थॉट मतलब एक विचारधारा, तो ऐसी बहुत सारी विचारधारा इंडिया में डेवलप होने लगी। We will see here a few early schools which have shaped India into a country with a unique personality. हम यहाँ पर कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में जानेंगे जिसने इंडिया को एज अ कंट्री एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन दी। बाय अंडरस्टैंडिंग देम एंड देयर रूट्स वी कैन अंडरस्टैंड इंडिया दैट इज भारत बेटर। इन सभी रूट्स को जानने के बाद ही हम अच्छे से समझ सकते हैं इस लाइन का मतलब, इंडिया दैट इज भारत। ओके, सो चलिए अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स या डेवलपमेंट्स को समझते हैं। तो पहला यहाँ दिया है द वेदास एंड वैदिक कल्चर। इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट है व्हाट आर वेदास। वेदास क्या है? सो द वर्ड वेदास कम फ्रॉम संस्कृत विद विच मीन्स नॉलेज। संस्कृत के विद वर्ड से वेदा बना है। इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज, हेंस विद्या। विद्या क्या होता है? ज्ञान, नॉलेज, है ना। सो वेदा का मतलब है नॉलेज। वी ब्रीफली मेंशन द ऋग वेदा इन अर्लियर चैप्टर। इन फैक्ट देयर आर 4 वेदास, ऋग वेदा, यजुर्वेदा, साम वेदा, अथर्व वेदा। ऋग वेदा के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। वेदा लेकिन कितने होते हैं टोटल? 4, 4 होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। They are the most ancient text of India and indeed among the most ancient in the world. ये जो वेदास हैं ये बहुत एंशियंट टेक्स्ट है इंडिया के, बहुत पुराने। सिर्फ इंडिया के नहीं, वर्ल्ड में जो बहुत पुराने टेक्स्ट हैं उनमें से एक वेदा भी है। The Vedas consist of thousands of hymns. Hymns क्या होता है? Prayers in the form of poems or song. हम भजन गाते हैं, मंत्र गाते हैं, उसको हम hymns बोलते हैं, राइट। सो वेदा में बहुत सारे hymns हैं that were recited orally, not written.
रिटन, ये जो हिम्स है पहले लिखे नहीं गए थे, ओरली ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ये ट्रांसफर होते गए। दोज हिम्स वर कंपोज्ड इन द सप्त सिंधव रीजन, हमने सप्त सिंधव रीजन के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ा था। तो उसी रीजन में ये वेदास या ये हिम्स जो है वेदा के कंपोज किए गए, बनाए गए। इट इज डिफिकल्ट टू से व्हेन एग्जैक्टली द ऋग्वेदा द मोस्ट एंशिएंट ऑफ द फोर वाज कंपोज्ड। ये जो ऋग्वेदा के हिम्स है इनको कब कंपोज किया गया ये बता पाना एग्जैक्ट डेट बहुत टफ है, बट एक्सपर्ट्स हैव प्रपोज्ड डेट्स रेंजिंग फ्रॉम 5th टू द 2nd मिलेनियम बीसी। लेकिन एक्सपर्ट्स जो है इसकी डेट कब से कब तक बताते हैं कि ये 5th मिलेनियम बीसी से 2nd मिलेनियम बीसी तक, यानी कि 5000 से 2000 बिफोर कॉमन एरा इसका कॉम्पोजिशन किया गया है। सो फॉर एनीथिंग बिटवीन 100 and 200 generation, these texts have been committed to memory through rigorous training and passed on orally with हार्डली एनी ऑल्ट्रेशन। ये जो कॉम्पोजिशन है ये बहुत समय तक 100 से 200 जनरेशन मतलब 100-200 पीढ़ियों तक ये जो इसके हिम्स हैं वेदास के, ये ओरली बहुत कम चेंजेस के साथ ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ओके, नाउ don't miss out. This meticulous transmission over thousands of years explains why in 2008 UNESCO recognized Vedic chanting as a masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. So यहाँ कह रहा है जो ये वैदिक मंत्र का इतना मेटिकुलस, इतना एक अनोखा सा तरीका है जिसमें बच्चे इसको इस तरीके से याद कर लेते हैं कि बिना किसी चेंज किए इतने जनरेशन तक पास ऑन हुआ है। सो इस वैदिक चैंटिंग के तरीके को यूनेस्को ने 2008 में इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी बताया है। हेरिटेज मतलब क्या होता है? धरोहर। तो ये एक हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इंटेंजिबल मतलब नॉलेज या स्किल, तो ये एक स्किल है जिसके थ्रू बच्चे इस तरीके से इसको याद कर लेते हैं जो बिना गलती के जनरेशन टू जनरेशन बिल्कुल एक्यूरेट ट्रांसफर होता है। राइट नाउ यूनेस्को क्या है? यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक इंस्टीट्यूशन है। इसका काम क्या है? इट प्रमोट्स डायलॉग बिटवीन पीपल एंड नेशन थ्रू एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। ये लोगों के बीच में और नेशंस के बीच में एजुकेशन, कल्चर और साइंटिफिक जो चीजें हैं उसके बेसिस पे एक अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करती है और इस तरीके की सांस्कृतिक धरोहर जो किसी भी कंट्री में है उसको संजोने का काम करती है। Now, the Vedic hymns were composed by rishis, male seers or sages and rishikas, female ones, in an early form of the Sanskrit language. जो हमारे ऋषि हैं जिन्हें मेल सीर्स या साधु कहा जाता है और जो फीमेल साधु हैं जिन्हें हम ऋषिकास कहते हैं, इन्होंने पुरानी जो संस्कृत लैंग्वेज की फॉर्म है उसमें सारे वैदिक हिम्न को कंपोज किया है। They were addressed in poetical form to many deities such as Indra, Agni, Varun, Mitra, Saraswati, Ushas and many more. So ये जो हिम्स हैं ये सारे पोइटिकल फॉर्म में है, मतलब इनको हम गा सकते हैं भजन की तरह, है ना। और ये सभी देवी देवताओं को डिवोटेड है। इनमें कौन कौन से देवी देवता का नाम दिया गया है? इंद्र, अग्नि, वरुण, मित्रा, सरस्वती, उषास एंड मेनी अदर्स। राइट, टुगेदर विद द seers these deities sustained rhythm or truth and order in human life and in the cosmos. So इसका मतलब क्या है? रितम यानी ट्रुथ, कॉस्मोस यानी यूनिवर्स, द वर्ल्ड और द यूनिवर्स एज एन ऑर्डर एंड हार्मोनियस सिस्टम। सो ये जो सारे ऋषि हैं और इनके साथ ही जो देवी देवता हैं, इन्होंने मनुष्य के जीवन में और कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड में सच को कायम रखा है। रितम यानी सच, इन्होंने सच को कायम रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आगे हम देखते हैं, द अर्ली ऋषिज एंड ऋषिकास सॉ दोज गॉड्स एंड गॉडेसेस एज वन, नॉट सेपरेट बीइंग, एज वन फेमस हिम्स पुट इट। एक फेमस हिम दिया गया, हिम यानी मंत्र दिया गया है वेदा का। ये बताता है कि कैसे जो उस समय के ऋषि और ऋषिकास थे वो लोग हर देवी देवता को अलग अलग नहीं मानते थे, वो एक ही मानते थे। तो देखिए क्या लिखा है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब क्या है? द एग्जिस्टेंस इज वन बट सेजेस गिव इट मैनी नेम। एग्जिस्टेंट मतलब जो सुप्रीम रियलिटी है, जो सच है वो एक ही है, एक ही देवी देवता है, एक ही अंश है, लेकिन सेजेस ने यानी साधुओं ने इनको अलग अलग नाम दे दिया है। जैसे अभी हमने इंद्र, वरुण, कितने सारे देवता के बारे में सुना, तो इस तरीके से अलग अलग नाम दे दिया, लेकिन ये हैं एक ही। अब आगे देखते हैं, इन दिस वर्ल्ड व्यू सम वैल्यूज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट बिगिनिंग विद ट्रुथ व्हिच वाज ऑफन अनदर नेम फॉर गॉड। आपको पता है ट्रुथ एक ऐसी वैल्यू है, सच्चाई, जिसको भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। सो वर्ल्ड व्यू क्या होता है? अ सर्टेन व्यू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, इट्स ओरिजिन एंड इट्स वर्किंग। दुनिया कैसे चलती है, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, किसी भी चीज के सच को
तह तक जानना वर्ल्ड व्यू कहलाता है। सो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, जिसमें से कि एक क्या है, ट्रुथ। ट्रुथ को हम भगवान का दूसरा रूप भी कहते हैं। द लास्ट मंत्रा वर्सेस ऑफ ऋग्वेद ऑल्सो कॉल फॉर यूनिटी अमंग पीपल। ऋग्वेदा के जो लास्ट मंत्र है उसमें लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए कैसे बताया जा रहा है, देखिए। कम टुगेदर, स्पीक टुगेदर, कॉमन बी योर माइंड, मे योर थॉट्स अग्री, यूनाइटेड बी योर पर्पस, यूनाइटेड योर हार्ट, मे योर थॉट्स बी यूनाइटेड, सो ऑल मे अग्री। यहाँ पर एक साथ रहने, एक साथ बोलने, एक जैसे दिमाग में सोच रखने के लिए लोगों को कहा जा रहा है। उनका पर्पस सेम होना चाहिए, उनके हार्ट यूनाइटेड होने चाहिए, दिल मिले होने चाहिए, है ना, थॉट्स यूनाइटेड होने चाहिए, ताकि सभी लोग मिलकर एक चीज पर अग्री कर सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वैदिक सोसाइटी। अभी तक हमने जाना वेदास क्या होते हैं, राइट। अब वैदिक सोसाइटी के बारे में जानते हैं। सो अर्ली वैदिक सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट जनास और क्लैंस, दैट इज लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। पहले की जो वैदिक सोसाइटी थी उसमें अलग अलग ग्रुप्स में लोग रहते थे, जिनको हम जना बोलते हैं या क्लैन बोलते हैं। हिंदी में आपने वर्ड सुना होगा कबीला, कबीला बोलते हैं ना, जैसे कबीला ग्रुप्स बनाकर लोग रहते थे, जिसे कि जना भी कहा जाता है। द ऋग्वेदा अलोन लिस्ट ओवर 30 सच जनास। ऋग्वेदा में 30 ऐसे जना या कबीला या क्लैन के नाम दिए गए हैं। For instance, the Bharatas, the Purus, the Kurus, the Yadus, the Turvashas, ये क्या है, अलग अलग क्लैन जनास के नाम है। आपने सुना होगा कुरुवंश, यदुवंश, तो मतलब इस क्लैन के पर्टिकुलर लोगों को इस तरीके से हम संबोधित करते हैं। Each clan was associated with a particular region of the northwest part of subcontinent. ये हर एक क्लैन एक एक रीजन को रिप्रेजेंट करता है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है। Not much is known of how these janas governed their society. The Vedas only give us a few clues through words like Raja, a king or ruler, Sabha and Samiti, both of which refer to collective gathering or assembly. हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये जो जना थे, क्लैन थे, कि ये कैसे अपने ग्रुप को गवर्न करते थे। गवर्न करना मतलब कि उस ग्रुप में सभी चीजें जो हो रही हैं उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, कौन देख रेख करेगा कि कैसे क्या होना चाहिए। जैसे आज हमारी गवर्नमेंट फंक्शन करती है, देखती है, केयर करती है कि हमारा देश कैसे चलेगा, तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट सिस्टम उस वक्त क्या था उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे आए हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे राजा, राजा मतलब क्या हुआ, रूलर, है ना, किंग को कहा गया है। सभा एंड समिति, ये क्या है, ये गैदरिंग या असेंबली, मीटिंग जो होती है ना, मीटिंग का नाम रखा गया, गैदरिंग का नाम रखा गया सभा एंड समिति। ठीक है। Many professionals are mentioned in the Vedic text such as agriculturalist, weaver, potter, builder, carpenter, healer, dancer, barber, priest, etc. बहुत सारे प्रोफेशंस बताए गए हैं, क्या क्या लोग काम करते थे। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो वैदिक टेक्स्ट में यूज हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चरलिस्ट मतलब खेती बाड़ी करने वाला, वीवर यानी बुनाई करने वाला, पॉटर यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, बिल्डर यानी घर या किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने वाला, कारपेंटर मतलब बढ़ई यानी लकड़ी का काम करने वाला, तो हीलर यानी समवन हु यूज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस टू रिलीव और हील डिजीज। कोई बीमारी हो गई तो उसको पारंपरिक तरीके से कैसे ठीक किया जाए, ये काम हीलर का होता था। डांसर होते थे, बाबर यानी नाई होते थे, प्रिस्ट यानी पुजारी होते थे, और भी बहुत सारे प्रोफेशनल थे या बहुत सारे प्रोफेशंस थे जो कि प्रैक्टिस किए जाते थे। कहाँ से हम जानते हैं, वैदिक टेक्स्ट से। नाउ लेट्स एक्सप्लोर, डू यू नो द टर्म फॉर अ सोसाइटी वेयर पीपल सेलेक्ट देयर लीडर्स? हाउ डू यू थिंक पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम सच अ सिचुएशन? What could happen if they live under leaders that they did not choose? Hint: think back to what you are learning in the theme governance and democracy. Write your thoughts in paragraph 100 to 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी ऐसे प्रोसेस के बारे में जानते हैं या ऐसी सोसाइटी के बारे में जहाँ लोग अपने नेता को खुद चुनते हैं? तो इस प्रोसेस का क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? अगर ऐसा ना हो, मतलब लोग अपना नेता खुद ना चुन पाए, तो क्या इसके नुकसान होंगे या कैसे लोग रहेंगे, इसके बारे में आपको 100-150 वर्ड का एक पैराग्राफ लिखना है। ये आप गवर्नेंस और डेमोक्रेसी चैप्टर से इसकी हिंट ले सकते हैं, जो आपके अगले थीम्स का पार्ट है। चलिए इसका एक सैंपल सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं यहाँ पॉइंट्स में दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ओके, सो डेमोक्रेसी ही वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके बारे में क्वेश्चन में बात की गई है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अ की एस्पेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट गवर्नमेंट इज चूजन बाय पीपल थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, इलेक्शंस होता है, वोटिंग होती है, जिसके थ्रू लोग अपने नेता को चुनते हैं, लीडर को चुनते हैं। दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंश्योर्स दैट पावर लाइज विद द पीपल एंड दे हैव अ से इन गवर्नेंस ऑफ देयर कंट्री। सो इस टाइप की जो गवर्नमेंट
होती है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें लोगों के पास बहुत पावर होती है। अगर उनके लीडर सही से वर्क नहीं करेंगे जिनको उन्होंने चुना है, तो अगले इलेक्शन में उनको हटा भी सकती है पब्लिक, है ना। तो इसलिए यहाँ पर पब्लिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन कॉन्ट्रास्ट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डू नॉट गिव पीपल द अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसकी अपोजिट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होते हैं, वहां पर लोगों के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपने नेता को चुन सके। ओके, सो इस तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है आपके अगले थीम में है, तो आप वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम शॉर्ट में आंसर लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। तो हमने बात की थी स्कूल ऑफ थॉट यानी विचारधारा। सो बहुत सारी विचारधाराएं डेवलप हुई थी, उनमें से एक है वैदिक स्कूल ऑफ थॉट। चलिए पढ़ते हैं। वैदिक कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड मेनी रिचुअल्स, यजनास ऑफन रीड एज यज्ञास, डायरेक्टेड टुवर्ड वेरियस deities, god or goddesses for individual or collective benefit or वेलबींग। सो वैदिक कल्चर के दौरान बहुत सारे नए नए रिचुअल्स यानी रीति रिवाज बने, जैसे यज्ञ है ना, जो हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं। ये सारे रीति रिवाज गॉड गॉडेसेस यानी देवी देवताओं के लिए बने थे। कोई व्यक्ति क्यों करता था ये रिचुअल्स? सो इंडिविजुअल या कलेक्टिव बेनिफिट के लिए या वेलबींग के लिए, खुद की या लोगों की भलाई के लिए ये रिचुअल्स, ये यज्ञास किए जाते थे। डेली रिचुअल्स वर जनरली इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर्स एंड ऑफरिंग्स टू अग्नि, द deity associated with fire। सो जो डेली की जो प्रार्थना होती थी उसमें प्रेयर की जाती थी, प्रार्थना की जाती थी, और अग्नि देवता जो कि फायर के देवता कहे जाते हैं, उनको कुछ अर्पित किया जाता था और प्रेयर की जाती थी। बट दोज रिचुअल्स बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन द कोर्स ऑफ टाइम। धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो रिचुअल्स है बहुत कॉम्प्लेक्स बन गए, पूजा पाठ की विधि बहुत ज्यादा टफ बन गई, आम लोगों को समझ में भी नहीं आने लगी थी। A group of texts known as Upanishad built upon Vedic concept and introduced new ones such as rebirth, taking birth again and again, and karma are actions or their result। उपनिषद एक ऐसे टेक्स्ट यानी बुक्स का कलेक्शन है जिनके कॉन्सेप्ट वैदिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। वैदिक कॉन्सेप्ट यानी जो भी हमने वेदास जो पढ़े उनमें जो थॉट्स हैं उसी पे बेस्ड है, लेकिन कुछ नई चीजें भी इंट्रोड्यूस की गई उपनिषद में, जैसे रीबर्थ यानी कि दोबारा से बार बार जन्म लेना। कहते हैं ना कि अब अगले जन्म में ऐसा होगा, पिछले जन्म में ऐसा हुआ था, मतलब रीबर्थ। और कर्मा, कर्मा मतलब आपने सुना होगा, हम बोलते हैं जैसे कर्म करोगे वैसे फल मिलेंगे, कर्म के हिसाब से उसका फल मिलता है ना। सो कर्मा और रीबर्थ, ये दो कॉन्सेप्ट हम उपनिषद में देखते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू वन स्कूल ऑफ थॉट जनरली नोन एज वेदांता, एक और स्कूल ऑफ थॉट है जिसका नाम है वेदांता। उसके हिसाब से एवरीथिंग, ह्यूमन लाइफ, नेचर एंड यूनिवर्स इज वन डिवाइन एसेंस कॉल्ड ब्रह्म, not to be confused with God Brahma or sometimes just that। सो वेदांता के हिसाब से ह्यूमन लाइफ, नेचर, यूनिवर्स यानी कि पूरा ब्रह्मांड, और इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं, चाहे वो मनुष्य है, प्रकृति है, ये सब किसका पार्ट है? ब्रह्म का पार्ट है। ब्रह्म एक सुप्रीम पावर, ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये हम भगवान ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे हैं। ब्रह्म क्या है? एक दैविक सुपर पावर है। ओके, और समटाइम्स इसे हम क्या बोलते हैं? टैट या दैट। सो टू वेल नोन मंत्रास एक्सप्रेस दिस इन अ सिंपल बट प्रोफाउंड वे। तो यहाँ पर मंत्रास दिए गए हैं जिसमें ब्रह्म का यूज किया गया है और बहुत अच्छे से समझाया गया है। चलिए देखते हैं। सो पहला है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ओके, आई एम ब्रह्म, दैट इज टू से आई एम डिवाइन। मैं क्या हूँ? दिव्य हूँ, दैविक हूँ, सबसे ऊपर सुप्रीम पावर हूँ। तत्त्वम असि, यू आर दैट, आप वही हो। कौन? ब्रह्म की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, सो द उपनिषद ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा और सेल्फ। सो उपनिषद में एक और कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं आत्मा या सेल्फ। ये आत्मा क्या है? द डिवाइन एसेंस दैट रिसाइड इन एवरी बीइंग बट इज अल्टीमेटली वन विद ब्रह्म। ये एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो सबके अंदर होती है, लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा था कि अल्टीमेटली पूरा यूनिवर्स किसमें समाहित है? ब्रह्म में। तो सारी आत्माएं ब्रह्म का ही पार्ट हैं। इट फॉलोज दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट। सभी चीज इस दुनिया में एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, और एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दिस एक्सप्लेन्स अ कॉमन प्रेयर दैट बिगिंस विद सर्वे भवन्तु सुखिना और मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी एंड गोज ऑन टू विश देम ऑल टू बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड सॉरो। सो ये जो लाइन लिखी थी कि सभी जीव एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, सो ये प्रेयर इस थॉट को जस्टिफाई करती है, जिसमें कि सभी के लिए प्रेयर की जा रही है कि मे ऑल क्रिएचर्स बी हैप्पी, सभी जीव, सभी प्राणी खुश रहें। सर्वे भवन्तु सुखिना, इसका मतलब यही है कि सब खुश रहें और सभी दुख और बीमारियों से दूर रहें।
Okay, now early in the 1 millennium BC, several more school of thoughts grew out of Vedas. So 1000 बिफोर कॉमन एरा हमने देखा कि वेदास से और भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स डेवलप हुए. वन ऑफ देम वाज योगा. ऐसा ही एक क्या है, योगा. जैसे अभी हमने वेदांता पढ़ा, वैसे ही योगा भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, विच डेवलप्स मेथड इंटेंडेड टू अचीव द रियलाइजेशन ऑफ ब्रह्म इन वंस कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस क्या होता है? द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ समथिंग विद इन वन सेल्फ. जागरूकता होना, हमारे अंदर क्या है उसके बारे में जानना, हम सचेत हैं, सचेत होना. सो योगा जो स्कूल ऑफ थॉट है, इसमें ऐसे प्रोसेस डेवलप किए गए, ऐसे मेथड डेवलप किए गए जिसके द्वारा हम ब्रह्म को रियलाइज कर सकें, ब्रह्म को जान सकें. ओके, आपने देखा होगा योग करते वक्त आंखें बंद रहती हैं, हम एक ध्यान मुद्रा में होते हैं. सो योगा के थ्रू हम ब्रह्म को समझते हैं, कॉन्शियसनेस मतलब उसकी जानकारी रखते हैं. टुगेदर these schools of thought became the foundation for what we call Hinduism today. सो आज जिसे हम हिंदुइज्म कहते हैं, हिंदुत्व कहते हैं, तो यही सारी विचारधाराएं, सारे स्कूल ऑफ थॉट्स ने इस हिंदुइज्म की फाउंडेशन यानी नींव रखी है, जिसके ऊपर हिंदुइज्म इतना ज्यादा डेवलप हुआ है. ओके, ओके स्टूडेंट्स, विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है. ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए इसको हम 2 या 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, और लास्ट पार्ट में इसकी समरी या नोट्स, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, वो सब भी देखेंगे. So I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.